दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार यात्री उस वक्त घबरा गए जब ट्रेन ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से महज आधा किलोमीटर दूर पटरियों पर उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया। आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ दौड़ते हुए ट्रेन करीब 20 किलोमीटर दूर खटीमा जाकर रुकी। इस घटना के बाद रेलवे ने सफाई दी कि किसी जानवर के ट्रेन के सामने आने की वजह से उसके इंजन में खराबी आ गई थी, जिसके बाद ट्रेन पटरियों पर उल्टा दौड़ने लगी, जिसे ऐसा दौड़ता देखकर चकरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ लोग भी घबरा गए। अरे चाचा रोक लो, अरे रोको। बताया गया कि इस घटना के दौरान ट्रेन में 26 मुसाफिर सवार थे। हालांकि किसी तरह ट्रेन को रोका गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इन बोगियों में जो यात्री थे उनको रेलवे विभाग ने यहां से रोडवेज की बस के मार्फत से भेजा है। ट्रेन में सवार यात्री इस कदर घबरा गए कि इस घटना के बाद भी वो दहशत से भरे दिखे। बच्चे साथ में थे, सब डर गए। धीमी ट्रेन में चलती ट्रेन से कूदे हैं। बनबसा रेलवे स्टेशन के पास भी ट्रैक पर पत्थर डालकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। सौभाग्य की एक बात यह कि तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगे तो ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने का खतरा होता है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन उल्टी चलने लगे, इससे रेलवे के अधिकारी भी हैरान है। बताया गया कि ट्रेन के ड्राइवर को पटरी पर गाय भैंस का झुंड दिखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। आशंका जताई जा रही है कि उसी वजह से ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम में खराबी आ चुकी और चूंकि ट्रेन का एयर ब्रेक सिस्टम भी फेल हो गया, इसलिए उल्टी दिशा में दौड़ती ट्रेन को ड्राइवर रोक नहीं पाया। रेलवे अधिकारियों ने करीब 20 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी पर मिट्टी और बैरिकेड लगाकर ट्रेन को रोका। इस अजीबोगरीब हादसे के बाद ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार एक तय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी, जिसके लिए उन्हें कई तरह की छूट दी जाएगी। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर ले जाएंगे, उन्हें गाड़ी की कीमत का लगभग 4 से 6% दाम दिया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर भी 5% की छूट दी जाएगी। यही नहीं, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में भी रियायत दी जाएगी। ये रियायत निजी गाड़ियों के लिए 25%, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15% तय की गई। इसके साथ ही इन लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं चुकानी पड़ेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट का खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना पड़ा। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई। नासिक से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस उन लोगों के चालान काटती नजर आई जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। एक मोटरसाइकिल सवार को तो पुलिस वालों ने बीच सड़क पर ही घेर लिया। बाद में उसने पुलिस के डर से मास्क तो लगा लिया, लेकिन बहस करने पर पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। एक दिन पहले करीब 150 ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिनमें कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने भी शहर में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया। इस दौरान एक रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां करीब 250 लोग बिना मास्क के पकड़े गए। आरोप है कि उन लोगों ने वहां एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखने के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की। उन सभी लोगों से जुर्माना वसूला गया और इसके साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाने पर उस रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कई पाबंदियां लागू कर दी गईं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर इलाके से भी कुछ ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और तो और कई लोग वहां बिना मास्क के नजर आए। ये मुंबई की दादर सब्जी मंडी है और किस तरीके से जन सैलाब है यहाँ पे। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा जा रही हैं, साथ ही साथ जो है ना ही यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ना ही मास्क के साथ दिख रहे हैं। इस बीच मुंबई के पास कांदिवली इलाके में बीएमसी की कार्रवाई से नाराज होकर कुछ सब्जी बेचने वालों ने जमकर हंगामा किया। अवैध तरीके से बनी दुकानों को हटाने के बीएमसी के आदेश जारी होते ही उन्होंने अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को भी उन्होंने निशाना बनाया। बीएमसी ने भीड़ कम करने के मकसद से यह आदेश जारी किया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो और सख्ती बरती जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में जो कंटेनमेंट जोन है उसको सील किया जाए
या कंटेनमेंट जोन में हम कर्फ्यू लगा दें या नाइट कर्फ्यू लगे। कोरोना की अनदेखी करने वालों पर एक्शन लेने के साथ ही बीएमसी के कर्मचारी लोगों को जागरूक करते भी नजर आए। इस महामारी से बचने के लिए कई इलाकों में अभियान चलाया गया, लेकिन जिस तरह मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए बीएमसी ने नाइट कर्फ्यू लगाने के भी संकेत दिए हैं। लेकिन ना समझ लोग हैं कि जो नियम का पालन ही नहीं करते, उनके कारण में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने के बावजूद दिल्ली में बसों में सफर करने वाले लोग इसकी अनदेखी करते दिखाई दिए। देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ये महामारी एक बार फिर पैर पसार रही है, लेकिन बसों से सफर करने वाले लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह दिखे। राजधानी में चलने वाली कई बसों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सीमापुरी इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। हालांकि सरकार ने बसों में सफर करने वालों की संख्या तय कर रखी है, लेकिन इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो दावा रहता है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इसी तरीके से हर रोज यहाँ पर लोग भर कर जाते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोरोना नियमों को सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं भूले, बल्कि लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी बसों के इंतजार में बैठे लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। लोगों के साथ बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो देखिए मास्क नहीं लगाए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए योगी सरकार ने बस अड्डों समेत सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ा दी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। एक बार फिर महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। और यही वजह रही कि गाजियाबाद के सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और बाकी जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई। जब हम वहां के एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो देखा कि लोगों को बिना मास्क के अंदर नहीं घुसने दिया गया। साथ ही उनके शरीर का तापमान मापने और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। मास्क पहनने के बाद ही लोगों की एंट्री मॉल्स में हो रही है। सभी मॉल्स में इस तरह की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन ने भी ये साफ कर दिया कि जो भी कोरोना नियमों में ढील देता पाया जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम लोग चालान भी कर रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। शॉपिंग मॉल की ही तरह सरकारी दफ्तरों में भी बिना कोताही के थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को साफ कराने के इंतजाम किए गए। उधर गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लागू किए जाने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक दिन पहले ही पूरे देश में कोरोना के 35,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसे देखते हुए अहमदाबाद में सिटी बसों को बंद कर दिया गया। लेकिन नगर निगम के इस फैसले ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। काम पर निकले लोग बस स्टैंड पर इंतजार करते नजर आए। टाइम पर पहुंच नहीं पा रहे। मैच खेल गई तो कुछ नहीं किया। जब पब्लिक की बारी आती है पब्लिक पे सब है। यही नहीं, पार्क और जिम भी बंद कर दिए गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग पार्क का गेट बंद कर देख लौटते नजर आए। एक बुजुर्ग तो पार्क के बाहर ही कसरत करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया। तो ये जो निर्णय है वो तो एकदम सही निर्णय है, तो ऐसा तो लेना ही चाहिए। कुछ यही हाल सूरत में भी दिखाई दिया। वहां भी शहर के अंदर चलने वाली बसों को बंद कर दिया गया। खतरे को बढ़ता देख मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी लोगों से नियमों का पालन करने और लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। एक नई लहर उठी है तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। इसके अलावा वहां वैक्सीन लगाने का अभियान भी तेज कर दिया गया। हालात को देखते हुए बिहार के पटना में भी सख्ती बढ़ा दी गई। वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन एक्शन में आ गया और अधिकारियों ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में एक अधिकारी बिना मास्क घूमने वालों का चालान काटते नजर आए। जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात हैं वो बिना मास्क के जो भी चल रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, फाइन कर रहे हैं और साथ में एक मास्क भी उन्हें दिया जा रहा है। लापरवाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना के एक अस्पताल से भी सामने आई, जहां बिना मास्क अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कई लोग बिना मास्क के ही घूमते दिखाई दिए। पकड़े जाने पर एक से बढ़कर एक बहाने भी दिए गए। मास्क हाथ में लेकर घूम रहे, पहने क्यों नहीं है? मैं बहुत ज्यादा धूप लग रहा था इसीलिए। सिर्फ मास्क ही नहीं, वहां जरूरी दूरी का नियम भी ताक पर रख दिया गया। लोगों को सावधान करने के लिए वहां बार बार अपील भी की गई, लेकिन कुछ लोगों पर उसका भी असर नहीं पड़ा। तो वहीं कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का वक्त 2 घंटे और बढ़ा दिया गया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि इस ऐलान के बाद अब उन 9 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया गया उनमें लुधियाना, जालंधर, पटियाला और कपूरथला का नाम है।
इनके अलावा इस लिस्ट में मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर और रोपड़ भी शामिल है। यह फैसला उन 9 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने के बाद लिया गया। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले कुछ दिनों में कई और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोगों ने ढिलाई की, इसलिए सरकार को कड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी मनमानी से दोहरे संकट में फंसते जा रहे हैं। महामारी का शिकार भी हमें ही होना है और लापरवाही बरतने का दंड भी हमको ही भुगतना है। मास्क न लगाकर अगर हम अब तक वायरस की चपेट में नहीं आए तो इसे अपनी खुशनसीबी ही समझिए। आगे भी हम मनमानी करके बचे रहेंगे। इस वाहियात सोच को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस उम्र, हैसियत, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखता। अफ्रीका में तंजानिया नाम का एक देश है जहां के राष्ट्रपति ने महामारी से बचने के लिए लोगों को प्रार्थना करने की नसीहत दी थी। वो खुद भी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनकी जान भी नहीं बची। तंजानिया के लोग अपनी सरकार को कोस सकते हैं। हम लोगों के पास ये बहाना नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमें बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ये हम लोग ही हैं जो सारे दिशा निर्देशों और बचाव के उपायों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए हरियाणा में भी आंदोलन के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। न्यूज़ 18 के चमन पिलानिया की रिपोर्ट है कि हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पास कर दिया गया, जिसके तहत आंदोलन, प्रदर्शन या दंगों के दौरान अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो हंगामा करने वालों से उसकी वसूली की जाएगी। इस बिल में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद इसी तरह का कानून बनाया था। कहीं भी कोई धरना देना है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करे। हरियाणा विधानसभा में यह बिल पारित तो हो गया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने इस बिल पर भारी हंगामा किया। खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया, जिसके बाद कांग्रेस के नाराज विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के सामने जाकर नारेबाजी की। इसके साथ ही इस बिल को वापस लेने की भी मांग की। भारी शोर शराबे के बीच वोटिंग कराई गई और बिल को पारित कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों पर ड्रोन की मदद से निगरानी की। उसके बाद उनके कुछ ठिकानों पर छापा भी मारा। ड्रोन से पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की गईं, जिनमें साफ दिखा कि किसी अवैध शराब कारोबारी के ठिकाने पर पुलिस की एक टीम पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहां प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों और कुछ डिब्बों में अवैध शराब और उसे बनाने का सामान को रखा गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन वहां पर बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के उस ठिकाने से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि हमारे आपके बीच ऐसे लोगों की भरमार है जिन्हें सस्ती या मुफ्त की शराब पीने को मिल जाए तो फिर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। ऐसे लोगों की वजह से ही अवैध शराब का धंधा बंद नहीं हो रहा। अभी यूपी में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है, होली भी करीब है। अवैध शराब के धंधेबाजों के लिए ये काली कमाई का सबसे बड़ा मौका है। अपनी जेब भरने के लिए वो लाइसेंसी दुकानों से भी मिलावटी शराब बेचने में जुटे। भट्टियों पर बनने वाली कच्ची शराब के नाम पर जहर तो बिक ही रहा है। एक हफ्ता पहले यूपी के फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोग मर गए थे। उसी के बाद पुलिस और आबकारी विभाग वहां अभियान चला रहा। शराब माफिया के लोगों के हमले का खतरा भी है, इसलिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि दूर दूर तक नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा जा सके। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को लोगों के घरों तक पहुंचाने का अभियान तेज हो गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि आपके द्वार आयुष्मान अभियान के तहत लोगों को घर बैठे मुफ्त में कार्ड पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पहले इसको बनवाने के लिए लोगों को 30 रुपए देने होते थे। दावा है कि इस मुहिम के तहत छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब में इन कार्ड को गरीबों तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहने वाले कई लोगों को घर बैठे इस योजना का कार्ड मिल भी चुका है, ताकि बीमार होने पर लोग इस योजना के तहत अस्पताल में जाकर मुफ्त में इलाज करवा सकें। मोदी सरकार ने 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। जब लोगों के पास एक टोकन रहेगा, ये कार्ड रहेगा, तो उनको बहुत आसानी पड़ेगी। वो अस्पताल में जाएंगे तो वहां जाके उनका इलाज हो सकेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुले में रखे हुए देसी बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। एक दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट दिखाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं, जिस पर अगले ही दिन मोहर लग गई जब मुर्शिदाबाद में एक प्लास्टिक के डिब्बे में बम बरामद किया गया। जमीन में गड्ढा खोदकर इस डिब्बे को रखा गया था। बाद में पुलिस और सुरक्षा बल ने पहुंचकर बम को निष्क्रिय किया। कुछ ऐसा ही बम मुर्शिदाबाद में ही एक बाल्टी में रखा हुआ मिला।
दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे बाल्टी में पानी रखा हो, लेकिन पानी के बीच बम रखा देखकर सबके होश उड़ गए। सुरक्षा बल की टीम ने बाद में इस बम को भी निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन ब्लास्ट में न्यूज 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने में पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया था कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আছে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता तो भी? हाँ सर, हाँ सर। जिस वक्त न्यूज 18 पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम फेंके गए। अज्ञात लोग बम फेंककर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में बम माफिया के सक्रिय होने की बात पर मोहर जरूर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में बम फेंके जाने की घटना का जिक्र किया और तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंसा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का जो लीडर है उसको बारे में हमको पता है, जो ये सब बम बंदूक लेके पार्टी करता है। हम लोग तो पेन से काम करते हैं, हम लोग तो बम के बारे में नहीं जानते हैं। बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लास्ट के बाद चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। जहां जहां बम बनाया जा रहा है, जहां जहां गोली बंदूक का खरीदारी हो रहा है, सभी जगह चुनाव को बस दे रहे हैं। अभी देखते हैं चुनाव कितना कर पाते। दूसरी तरफ सीआरपीएफ ने भी अपनी टीमों को बम मिलने की घटनाओं के बाद सतर्क कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीरज कुमार। चुनाव आयोग ने न्यूज 18 के स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को जांच करने के लिए कहा गया है। न्यूज 18 इंडिया हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में हमारे मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। ये दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है। मैं जो हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। नीरज हमारे साथ जुड़े। नीरज, तो ये इस स्टिंग ऑपरेशन पहले उन्होंने कहा कि क्लियर नहीं है, लेकिन फिर जब आपने बताया कि हमने ये किया है, फिर उन्होंने बात की है, अब इसकी जांच हो रही है, आगे और क्या पता चल रहा है इस पर? इस वक्त सुदीप जैन चुनाव आयोग के बहुत बड़े अधिकारी हैं और सुदीप जैन ही बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनको आदेश दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने और ये कैमरे पे कहा है कि जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई मुख्य चुनाव आयुक्त को, तभी उन्होंने सुदीप जैन से कहा कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच करें। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे स्टिंग के वीडियो को चुनाव आयोग का मीडिया विभाग एकत्रित भी करेगा और आगे भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी से जुड़े एक मामले में जिले में भी एक कमेटी का गठन कर दिया है। कैमरे पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 इंडिया से और इस मसले पे बातचीत के अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू भी हैं उन पर भी न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव पक्ष रखा है। शुक्रिया नीरज आपका। सौ बात की एक बात यह कि हिंसा की राजनीति को अब तक हम लोग दूर से देख रहे थे, क्योंकि तब हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब चुनाव का समय है, बम और बंदूक के दम पर वोट हथियाने की साजिश चाहे जो भी रच रहा हो, उसको जवाब देने का सही मौका यही है। हिंसा की राजनीति को मिट्टी में मिला देने की ताकत हम लोगों के हाथों में ही है। उसका सही इस्तेमाल अगर हमने नहीं किया तो फिर न तो बम बनाने के अवैध कारखाने बंद होंगे, न बमों के धमाके थमेंगे। पता है, पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ही बम को नाकाम करने वाले दस्ते की तैनाती रिकॉर्ड संख्या में करनी पड़ी। हम बिना डरे वोट डाल सकें, नेता सुरक्षित होकर चुनाव लड़ सकें, उसके लिए भी पहरा लगाना पड़े। हमारे लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम वोट देंगे जाति पे और दूसरी बातों पे, तो फिर ये बम तो चलते रहेंगे। यूपी के मेरठ में नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामे के बीच मेयर गुस्से में सदन से चली गई।
हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग इलाकों की समस्याओं पर चर्चा करने की मांग की। लेकिन मेरठ नगर निगम की मेयर सुनीता वर्मा ने उनकी मांग को ठुकराकर बजट पर चर्चा करने की बात कही। इस बात से नाराज बीजेपी पार्षद उनकी कुर्सी के पास आ गए और हंगामा करने लगे। मेयर की कुर्सी के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सुनीता वर्मा ने जो माइक अपने हाथ में पकड़ा था, उन्होंने पहले तो उसे जोर से मेज पर पटका और फिर उसे फेंक दिया। उनकी इस हरकत की वजह से मेज के दूसरी तरफ बैठे पार्षदों को चोट लगते लगते बची। हालांकि सुनीता वर्मा के जाते ही सदन में हंगामा तेज हो गया। इस हंगामे की वजह से सदन में कुछ देर के लिए धक्का मुक्की के हालात भी बन गए। सौभाग्य की बात है कि चुनाव जीतने वाले सभी नेता, चाहे वो नगर निगम के पार्षद हों या विधायक या फिर सांसद, उनका दावा यही होता है कि वो जनहित को दलगत राजनीति से ऊपर रखेंगे। हालांकि अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सदन में सत्ता और विपक्ष में बटे नेताओं में अपना पलड़ा भारी रखने की जिद हावी हो जाती है। मेरठ नगर निगम में भी यही जिद बवाल की वजह बन गई। वहां बीएसपी के टिकट पर मेयर का चुनाव जीती सुनीता वर्मा को गैर बीजेपी पार्टियों के पार्षदों का समर्थन है। उन्होंने बजट पर चर्चा को जरूरी बताया। वहीं मेरठ नगर निगम में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसने जनता की समस्याओं पर बहस करने की मांग की। पहले मैं के इसी टकराव में न बजट पर चर्चा हो पाई, न जनता की दिक्कतों पर कोई बात। उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों को समझाने पहुंचे बीजेपी के एक नेता को किसान यूनियन के विरोध के बाद वापस जाना पड़ा। कृषि सुधार कानूनों पर विरोध के बीच बीजेपी गांवों में चौपाल लगाकर किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाने में जुटी है। और इसी मुहिम के तहत जब बीजेपी नेता और मथुरा से 3 बार के सांसद रहे तेजवीर सिंह वहां के एक गांव पहुंचे, तो किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस की मौजूदगी में ही वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों और बीजेपी नेता के साथ आए लोग एक दूसरे से जूझते दिखाई दिए। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और लोगों को रास्ता खाली करने की चेतावनी देने लगे। लेकिन विरोध कर रहे लोगों पर इस चेतावनी का भी कोई असर नहीं पड़ा। ये लोग बीच सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बीजेपी नेता तेजवीर सिंह ने भी लोगों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि बीजेपी नेता ने तो विरोध करने वालों के किसान होने पर ही सवाल उठा दिया। तो एक उपद्रवी तत्व थे और उनमें कुछ 2-3 लोगों के ने इस तरह से शराब भी पी रखी थी। बताया गया कि काफी देर तक चले इस हंगामे में दोनों तरफ के कुछ लोगों को चोटें भी आईं। सौभाग्य की बात है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की नाराजगी केंद्र सरकार से वो 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठन तो बड़ी ठसक के साथ ये दावा कर रहे थे कि उनका आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीति तो साफ दिख रही है। बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने से रोकना, उन पर हमले करना, ये राजनीति तो है। ये राजनीति भी हिंसा है। लोकतंत्र हमको वोट से चोट करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को ईंट पत्थर से चोट पहुंचाना हमारा अधिकार नहीं, सिर्फ अपराध है। पूर्व सांसद हो, विधायक या किसी पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों के विरोध का मतलब भी समझ से परे है, क्योंकि इन लोगों ने न तो वो कानून बनाया, न ही उसे संसद से पास कराया। केरल ISIS मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अमीन इलियास उर्फ अबू याया से चौंकाने वाली जानकारी सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले पकड़े गए इस आरोपी ने 4 महिला आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिनको केरल के अलग अलग इलाकों से NIA ने धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मोहम्मद अमीन इलियास महिलाओं का आत्मघाती दस्ता बनाने की साजिश रच रहा था और उसके निशाने पर तलाकशुदा महिलाएं थीं। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के भोगल इलाके के एक नामी होटल में अपने एक साथी के साथ रह रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस बात की भनक लगी कि वो NIA के रडार पर है, वो वहां से भाग निकला और वजीराबाद इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की सलाह दी और अगले ही दिन उसका असर दिखने लगा। अहमदाबाद में नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी और गुजरात के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम होता नजर आया। जहां डॉक्टर और नर्स तो एक्शन में दिखे ही, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग भी उत्साहित नजर आए। कई बेहद बुजुर्ग भी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद में बना ये वैक्सीनेशन सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ही बार में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए वैक्सीनेशन का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां शाम 5 बजे तक ही कोरोना का टीका लगता था,
वहां लोग अब रात के 9:30 बजे तक वैक्सीन लगवा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों को वैक्सीन की मुहिम तेज करने की सलाह दी। गुजरात में इसे पहले से लागू भी कर दिया गया है। वहीं सूरत में तो कोरोना पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने अपनी बसें ही सड़क पर उतार दी। वहां नगर निगम की बसें शहर में जगह जगह घूमी और राह चलते लोगों की रैंडम टेस्टिंग की गई। इस मुहिम के तहत खास तौर पर दुकानदारों के एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन कम मिलने या नहीं दिए जाने के कुछ राज्यों के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक राज्यों को 7.5 करोड़ से ज्यादा डोज पहुंचाए जाने का दावा किया गया और यह भी बताया गया कि राज्यों की तरफ से वैक्सीन की मांग किए जाने के बाद उन्हें वैक्सीन दी जाती है। इसलिए कुछ राज्यों की तरफ से कम वैक्सीन दिए जाने के आरोपों को मंत्रालय ने आधारहीन बताया। विदेशों में वैक्सीन भेजे जाने से जुड़े सवालों पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी। मंत्रालय ने बताया कि कोवैक्स नाम के संगठन से दुनिया के 190 देश जुड़े हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसी संगठन की तरफ से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कुछ एडवांस पेमेंट किया गया था, यानी वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए पहले से पैसे दिए गए थे और उसी एडवांस रकम की वजह से कई देशों को वैक्सीन पहुंचाना एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, यानी मंत्रालय के मुताबिक ऐसा वादा है जिसे कोई भी देश टाल नहीं सकता। हालांकि विदेशों में कितनी डोज पहुंचाई गई हैं और कितनी पहुंचाई जानी है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के पास है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की। एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशन है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन। अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। बंगाल में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी में कुछ जगहों पर विरोध हुआ। राज्य में जहां जहां इस बात पर नाराजगी दिखी, वहां के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बांटते समय दूसरी पार्टी से आए लोगों को तवज्जो दी गई और इसी बात पर उनका गुस्सा भड़क उठा। मालदा के हरीशचंद्रपुर से मतियूर रहमान को प्रत्याशी बनाए जाने से तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर भड़के कि वो पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की और वहां मौजूद पार्टी के दूसरे लोगों से खूब बहस की, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो वहां रखी कुर्सियां उठा उठाकर पटकने लगे। वहीं जलपाईगुड़ी सदर सीट से सौजीत सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने से भी बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में लगे पोस्टर जला दिए और तोड़फोड़ की। वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए कर्नल दीप्तांशु चौधरी को दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता इतना नाराज हुए कि उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में ताला जड़ दिया। वहीं टिकट बंटवारे पर मचे घमासान के बीच बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि 148 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के, जिनमें हरिश्चंद्रपुर से मोहम्मद मतियूर रहमान और सागर दिघी से महफूजा खातून के नाम शामिल हैं, जबकि नादिया की कृष्णानगर उत्तर सीट से मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना की हावड़ा सीट से राहुल सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया। लिस्ट में गायक असीम सरकार और फुटबॉल खिलाड़ी कल्याण चौबे का भी नाम है। इसके अलावा पार्टी ने 19 महिलाओं को भी मैदान में उतारा। सौ बात की एक बात यह कि चुनाव में टिकट बंटवारे पर नाराजगी हर पार्टी में होती है। चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले नेताओं को टिकट ना मिले तो उनकी और उनके समर्थकों की नाराजगी सामान्य बात है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की भरमार है और टिकट के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है, इसलिए वहां बीजेपी में टिकट को लेकर हंगामा भी कुछ ज्यादा है। राजनीति में इसे भी शुभ संकेत ही माना जाता है, क्योंकि टिकट के लिए मारामारी तो उसी पार्टी में होती है जिसके जीत की उम्मीद लोगों को ज्यादा दिखे।